रेडी? 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। महोदय, औद्योगिक क्रांति ने अपने प्रारंभिक चरण में कुटीर उद्योगों पर घातक प्रहार किया और कारीगरों को मृतजीवी मजदूर बना दिया। निम्न आर्थिक वर्ग की स्त्रियां परिवार के भरण पोषण के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति ने पाश्चात्य देशों की अर्थव्यवस्था को जिस गंभीरता से प्रभावित किया था, ठीक वैसे ही प्रभाव भारत में भी पड़ा। औद्योगिकरण से पाश्चात्य अर्थव्यवस्था में बड़ा अद्भुत परिवर्तन हुआ था। वहाँ की स्त्रियां अधिकाधिक रूप में कारखानों और मिलों में काम करने लगीं। फलतः जो वस्तुएं वे स्वयं वर पर निर्मित करती थीं, उन्हें मिलों और कारखानों से खरीदा जाने लगा। इसका कारण यह था कि स्त्री मजदूर के पास कारखानों में काम करने के बाद इतना समय नहीं बच पाता था कि वह गृह उद्योग को भी गतिशील रख सके। भारत में औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्त्रियां मजदूरों के रूप में कार्य करने लगी और उन्हें मिलों की वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका प्रभाव सामान्यतः जीवन स्तर पर भी पड़ा। जीवन स्तर के महंगे होने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए स्त्री को भी मजदूर बनना पड़ा। वे कम से कम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों ने उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया और नगर की निम्न वर्गीय तथा कारीगरों की स्त्रियों ने अकुशल मजदूरों के रूप में फैक्ट्री, मिल तथा खदानों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। केवल स्त्रियां ही नहीं, प्रत्युत बच्चे भी मिलों में काम खोजने लगे। उद्योगपतियों के लिए यह बहुत लाभकर अवसर था। उन्होंने बहुत कम मजदूरी पर स्त्रियों और बच्चों से काम लेना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों और बच्चों को मिलों और कारखानों में कार्य करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि मात्र घर के मुखिया की मजदूरी से जीवन यापन कठिन हो गया था। पुरुष और स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में पर्याप्त अंतर था। जब तक उद्योगपतियों को सस्ते दर पर स्त्री श्रम उपलब्ध होता रहा, तब तक वे स्त्री श्रमिकों का नियोजन करते रहे और स्त्री श्रमिक मात्र सीमांत श्रमिक मानी जाती रही। इस औद्योगिकरण के प्रथम चरण ने परंपरागत गृह उद्योग और कुटीर उद्योगों पर बड़ा गंभीर प्रभाव डाला। पहले वस्त्र उद्योग गृह उद्योग ही था। कार्य करने के कारण बुनने काटने का समय नहीं मिलता था। फलतः परिवार की अधिकांश आय भी मिल निर्मित वस्तुओं को खरीदने में व्यय होने लगी। कारखानों में निर्मित वस्तुओं ने गांव की आत्मनिर्भरता को भी नष्ट कर दिया और कृषक तथा कारीगर शहरों में कार्य खोज में आने लगे। यह स्थिति उद्योगपतियों के सर्वथा अनुकूल थी। मजदूरों का शोषण जब अत्यधिक बढ़ गया, तब शासन को अनेक श्रम विपयक विधान लागू करने पड़े। सन 1881 से
1911 ईस्वी तक के श्रम विधान मूलतः कार्य के घंटे और उसकी दशाओं से संबंधित थे एवं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान पारित किए गए। महोदय, पहले उद्योगपतियों को स्त्री श्रमिकों के नियोजन में लाभ होता था, किंतु अनेकानेक श्रम नीतियों, सुधारात्मक विधानों और अतिरिक्त सुविधाओं के नियमों के फलस्वरूप अब स्थिति परिवर्तित हो रही है। आज स्त्री श्रमिकों को बड़े और पुराने उद्योग में वांछनीय नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता है कि स्त्री श्रम से पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। स्त्री श्रम के विषय में लागू सुरक्षात्मक कानूनों के कारण उद्योगपति स्त्रियों के रोजगार में कतराया करते हैं। स्त्री श्रमिकों को निरुत्साहित करने के पक्ष में उनसे काम नहीं लिया जा सकता। जिन उद्योगों में पहले स्त्री श्रमिकों का नियोजन हुआ था, वहां भी उनकी छटनी होने लगी तथा यह कहा जाने लगा कि उन्नत मशीनों के कारण अब स्त्री श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह गई। अनेक उद्योगों में अब योजनाबद्ध रूप से स्त्री श्रमिकों की छटनी हो रही है, तथापि लघु उद्योगों, कुटीर एवं गृह उद्योगों में स्त्री श्रमिकों के नियोजन की संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं। बड़े उद्योगों में स्त्री श्रमिकों की छटनी का आधार स्त्री श्रमिकों के लिए लागू सुरक्षा कानून बताए जाते हैं। इसका परिणाम स्त्री श्रमिकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी सामने आती है। पंचवर्षीय योजनाओं में हथकरघा, ग्रामोद्योग, खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों की व्यापक पैमाने में स्थापना हुई है, जिनमें स्त्री श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। वर्तमान की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 941 थी। जनसंख्या के इस बड़े भाग को कार्य प्रदान करना आर्थिक विकास की एक अनिवार्यता है। यदि स्त्री श्रमिकों के रोजगार को अलाभकर मानकर छोड़ दिया जाए तो इससे जनशक्ति का ह्रास और अनुपयोग होगा। स्त्री श्रमिकों का राष्ट्रीय उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनके समुचित उद्योग के लिए रोजगार सुविधाओं का विस्तार करना अत्यावश्यक है। यहाँ स्त्री श्रमिकों से संबंधित अन्य समस्याओं की ओर उंगली निर्देश करना भी अनुचित न होगा। प्रायः स्त्री श्रमिक भारतीय समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं तथा वे अशिक्षा और पूरी तरह गरीबी में डूबी हुई हैं। उनके जीवन स्तर को बहुत कठिनाई से ही मानवीय कहा जा सकता है। प्रायः स्त्री श्रमिकों का जीवन अधर्मानवीय दशाओं में व्याप्त है और जब तक इनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन नहीं होगा तब तक राष्ट्र का समग्रतः विकास संभव नहीं हो सकेगा। यद्यपि स्त्री को पुरुष श्रमिकों से हीन समझा जाता है, किंतु व्यवहारतः स्त्री श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों से हीन नहीं समझना चाहिए। ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य ग्रामोद्योग में कार्यरत स्त्री श्रमिकों के उन्नयन के प्रयास आवश्यक हैं। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत स्त्री श्रमिकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने से उनकी उत्पादन क्षमता में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो सकती है। आज के औद्योगिकरण के युग में स्त्री श्रमिकों को मात्र
सीमांत श्रमिक मानने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय श्रम के पूर्ण विनियोजन की दृष्टि से स्त्री श्रमिकों के संबंध में पुनर्विचार आवश्यक है। समाप्त।